Hello everyone, welcome to the Scientific Biology Corner channel. Today I am going to discuss about a detailed view of electrophoresis technique. As we know, electrophoresis is mainly used in the molecular biology laboratories to determine the molecular weight of proteins, nucleic acids, and it has also many other uses. So let's jump into the topic. जैसे कि आज हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो अब यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस दो सब वर्ड से बना हुआ है मिलकर, इलेक्ट्रो एंड फोरेसिस. इलेक्ट्रो मीन्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फोरेसिस मीन्स टू कैरी अक्रॉस और ट्रेवल. तो यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम मेनली चार्ज मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में. तो यह चार्ज पार्टिकल्स अपना द पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इन केस ऑफ अमीनो एसिड्स, अगर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स हैं तो वो लाइसिन भी हो सकते हैं और अर्जिनिन भी हो सकते हैं. और इन केस ऑफ नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, it can be aspartic acid or glutamic acid. Electrophoresis is also used to separate the proteins, nucleotides or nucleic acids. So here हमें जैसे कि बताया, यहाँ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ चार्ज मॉलिक्यूल्स अपने पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. और यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो चार्ज अपने पास है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो Q इंटू ई. तो ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला बन गया, F इक्वल्स टू क्यू ई. तब इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ अप्लाई हो रही है, जैसे कि यहाँ डिस्क्राइब किया गया है. यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है. और यहाँ कैथोड है और यहाँ एनोड है. तो नेगेटिव चार्ज एनोड की साइड मूव करेगा एंड पॉजिटिव चार्ज कैथोड की साइड मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड इसके अपोजिटली एक फोर्स एक्ट कर रही है, जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहे हैं. फ्रिक्शनल फोर्स का ये फॉर्मूला है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. इन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F इक्वल्स टू 6 by eta r. एंड हियर eta is the coefficient of viscosity, r is the radius और size of charged particle. अब जैसे कि हमारी विस्कोसिटी कम है तो अपनी माइग्रेशन ज़्यादा होगी. एंड इन केस ऑफ साइज़, अगर जितना छोटा साइज़ होगा चार्ज पार्टिकल का, उसकी माइग्रेशन सबसे ज़्यादा शो करेंगे. ओके. एंड यहाँ फाइनली अगर ये सब केस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैलिड है. अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट है अंडर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी एट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ क्यू ई इक्वल्स टू वी इंटू एफ. एंड फाइनली हम इसे रीअरेंज कर देंगे तो अपने पास v डिवाइडेड बाई ई. ये अपना फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी का. इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. So this is our formula of electrophobic mobility. तो यहाँ इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी Q डिवाइडेड बाई F के भी इक्वल है और वेलोसिटी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड के भी इक्वल है. यहाँ हम कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी इज इक्वल्स टू चार्ज बाय कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. यहाँ मीन्स इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी होगी अपनी. और इन केस ऑफ हियर इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू फ्रिक्शनल कोफिशिएंट. अगर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा कम है तो अपनी इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस के काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं. मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जोन बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस. जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस के पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी डीनेचुरेशन फेज
native phase, blue native phase, isoelectric focusing, two-dimensional gel electrophoresis, agarose gel electrophoresis, pulse field electrophoresis, and capillary gel electrophoresis. So one by one हम सब टॉपिक्स को कवर करेंगे. So let's start with the moving boundary electrophoresis. So यहाँ जैसे कि ये डायग्राम में शो कर रखा है, यहाँ मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये डायग्राम है. पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड. यहाँ हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा अपना सॉल्यूशन है यहाँ से यहाँ तक. और ये अपना इलेक्ट्रोड है यहाँ पे जितना रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ सॉल्यूशन में अपने पास आयन्स हैं, ए आयन है, बी आयन है, सी डी ई एफ जी एच. अब यहाँ पे देखिए ए और बी के पास ये दो अलग अलग आयन्स है लेकिन इनके पास सेम चार्ज है. सी डी अलग अलग आयन्स है लेकिन इनके पास सेम चार्ज है. ई एफ अलग है आयन्स और इनके पास भी सेम चार्ज है. सो अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इसका परफॉर्म करते हैं, ये सॉल्यूशन में ये सारी आयन्स प्रेजेंट है हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन में. अगर हम यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ये देखिए जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी होगी. तो यहाँ सबसे ज़्यादा चार्ज है तो ये सबसे ज़्यादा मोबाइल नेचर शो करेंगे. तो ए एंड बी सबसे आगे मूव करेंगे, फिर सी एंड डी साथ में मूव करेंगे, ई एफ भी साथ में मूव करेंगे, जी एफ भी साथ में, जी एच भी साथ में मूव करेंगे. अब यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ ए एंड बी है, दोनों सेम चार्ज है लेकिन आयन्स अलग अलग है. यहाँ बी भी आगे मूव कर सकता है, ए भी आगे मूव कर सकता है, ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है क्योंकि इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, दोनों से अब साथ में मूव करेंगे. और यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पी और सी डी है, यहाँ पर सी एंड डी के पास भी सेम चार्ज है, प्लस प्लस, दोनों साथ मूव कर रहे हैं. ओके, अब यहाँ पे देखिए ए एंड बी ये साथ मूव कर रहे हैं और सी एंड डी साथ मूव कर रहे हैं. अब यहाँ ऐसा माना जाता है यहाँ पे एक बाउंड्री इस्टेब्लिश हो जाती है दोनों के बीच में, मतलब ये साथ में मूव भी कर रहे हैं और यहाँ बाउंड्री भी इस्टेब्लिश हो गई है. तो इसलिए हम इसे मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं. बट दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज नॉट परफॉर्म्ड इन अवर लेबोरेटरी. क्योंकि यहाँ ये जो सॉल्यूशन है इसमें कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होता. अगर हम डिस्टिंक्टली हैंड से भी इसे टच करते हैं बाई मिस्टेक, अगर डिस्टर्बेंस या हैंड से टच हो जाता है बाई मिस्टेक, तो इसमें जो फ्लूइड मोशन होता है, जो सॉल्यूशन है ये डिस्टर्ब हो जाता है और ये जो यहाँ आयन्स सेपरेट हुई है ये मिक्सअप हो जाएगी. जैसे कि यहाँ मिक्सअप हो गए, यहाँ पे आयन्स, डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ फ्लूइड में और यहाँ आयन्स मिक्सअप हो गई है. तो यहाँ प्योर मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे सेपरेट हो गए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी, यहाँ पे मिक्सिंग डिस्टर्बेंस होने के कारण फ्लूइड मोशन हुआ. फ्लूइड मोशन के कारण जो प्योर मॉलिक्यूल्स थे मिक्सिंग के कारण इम्प्योर हो गए. तो यहाँ इसकी काफ़ी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि लैक ऑफ सपोर्ट, रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छी नहीं मिलती और यहाँ फ्लूइड मोशन हो सकता है ड्यू टू फिजिकल डिस्टर्बेंस. सो मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया जाता. So this is all about the moving boundary electrophoresis. So our second is about the zone electrophoresis. यहाँ पे जो मेनली जोन का फॉर्मेशन होता है वो भी सेपरेटेड बैंड्स के बीच में. जैसे ये दो बैंड है, यहाँ पे जोन का फॉर्मेशन हो गया है बीच में, मतलब यहाँ एक डिस्टिंक्शन सा क्रिएट हो जाता है दोनों बैंड्स के बीच में. यहाँ रिजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छी मिलती है. अब यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ ये मिक्स नहीं होते हैं और यहाँ फ्लूइड मोशन भी नहीं होता. तो जैसे कि ऊपर वाले केस में तो फ्लूइड मोशन भी हो रहा था और यहाँ सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं था. ओके, इस केस में हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. यहाँ अगर पेपर सपोर्ट है तो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जेल हम सपोर्ट के तौर पे यूज़ करेंगे तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करेंगे. सो हम फर्स्टली डिस्क्राइब करेंगे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस. पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस केस में यहाँ ये
दो कंटेनर्स है, बीच में ये ग्लास प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसे सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। और ये अपना फ़िल्टर पेपर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा फ़िल्टर पेपर है। और यहाँ फ़िल्टर पेपर हमने सैंपल लोड किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बैंड्स होंगे वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन इस केस में भी काफ़ी लिमिटेशंस हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ वोल्टेज अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, वोल्टेज अगर हम ज़्यादा करेंगे तो पेपर मेल्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, पेपर बर्न हो सकता है, फ़िल्टर पेपर। तो अगर हम यहाँ वोल्टेज, पहला लिमिटेशन तो ये है। और अगर दूसरा लिमिटेशन ये है, अगर हम कम वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बैंड्स का मूवमेंट होगा, माइग्रेशन, वो काफ़ी स्लो होगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज है। और इसका तीसरा डिसएडवांटेज ये है, जैसे कि काफ़ी स्लो मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लो वोल्टेज, तो ये प्लेट के साथ डिफ्यूज़ कर जाते हैं, जिसके कारण इनका चार्ज काफ़ी कम हो जाता है। अगर चार्ज कम हो जाएगा तो इनका मूवमेंट में इफ़ेक्ट होगा। अगर जितना कम चार्ज होगा इनके ऊपर तो उतनी कम मूवमेंट होगी, तो हमें हो सकता है बैंड्स ना मिले, हो सकता है हमें बैंड्स कम रेजोल्यूशन मिले। ये पूरा पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में था। सो लेट्स स्टार्ट विद द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम सपोर्ट के तौर पे जेल यूज़ करते हैं। जेल पोरस इन नेचर होता है और उसके पास मॉलिक्यूलर सीविंग प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होती है पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के कंपैरिजन में। ईयर हम मेनली सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, सेपरेशन बेस्ड ऑन साइज, शेप एंड चार्ज, तीनों के बेस पे यहाँ सेपरेशन होगा। मॉलिक्यूल्स विद सिमिलर चार्ज बट डिफरेंट साइज एंड शेप कैन आल्सो बी सेपरेटेड। इसको हम अभी स्टडी करेंगे अच्छे से, कैसे सेपरेशन करता है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, साइज एंड शेप। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमने अभी तक कितना कर लिया है, हमने मूविंग बाउंड इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टार्ट करना है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम मेनली पेज स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलीएक्राइलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, अब यहाँ पे ये भी काफ़ी टाइप्स का होता है। ये 3 टाइप्स की नॉन है इसकी, डीनेचुरेटिंग फेज, नेटिव फेज और ब्लू नेटिव फेज। ओके, हम पॉलीएक्राइलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि जेल है, जेल भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं सपोर्ट के तौर पे, पॉलीएक्राइलएमाइड या अगारोस। पॉलीएक्राइलएमाइड की शॉर्ट फॉर्म ये पॉलीएक्राइलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें पोर साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है, इसमें पोर साइज़ काफ़ी लार्ज होता है। ये मेनली एक्राइलएमाइड जेल मेनली प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स एंड डीएनए फ्रैगमेंट्स मोस्टली लेस देन द 100 बेस पेयर्स के लिए यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए। और यहाँ पर डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम यूज़ करते हैं मोस्टली 100 बेस पेयर टू 25 किलो बेस पेयर। इसमें मेनली लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को सेपरेट करते हैं, लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को सेपरेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये सब डेफिनेशन अभी अनक्लियर होगी, लेकिन अभी आगे चलेंगे टॉपिक में तो इजीली क्लियर अप हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलीएक्राइलएमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे कि यहाँ पॉलीएक्राइलएमाइड है, पॉली मीन्स पॉलीमर, it is a polymer of acrylamide and bisacrylamide, methylene bisacrylamide. Firstly, both are neurotoxins, and here in this case, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम एक्राइलामाइड यूज़ कर रहे हैं, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। ये हमारा बिसएक्राइलामाइड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए मिथाइलिन ब्रिज से कनेक्ट हो रखा है। 2 एक्राइलामाइड अगर मिथाइलिन ब्रिज से कनेक्ट है तो उसे बिसएक्राइलामाइड नाम दिया है। और हियर इन दिस केस एक्राइलामाइड और बिसएक्राइलामाइड का रिएक्शन होता है एपीएस और टिमेट की प्रेजेंस में, पॉलीएक्राइलामाइड बनता है अपना। सो यहाँ पे एपीएस और टिमेट का क्या रोल होता है, यहाँ पर जो एपीएस है यहाँ अमोनियम पर सल्फेट को रिप्रेजेंट कर रहा है,
अमोनियम परसल्फेट जो कि फ्री रेडिकल जनरेट करता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि अमोनियम आयंस है, अमोनिया यहाँ पे जो है अमोनिया तो इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। जो अमोनिया होता है वो इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन ये जो परसल्फेट है H2OA2 माइनस, ये इन द प्रेजेंस ऑफ टिमिड, यहाँ टिमिड है टेट्रामिथाइलिन 1,2-डाइमीन, इन द प्रेजेंस ऑफ टिमिड, यहाँ टिमिड इस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, परसल्फेट इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन शो करता है इन द प्रेजेंस ऑफ टिमिड, और ये रेडिकल प्रोवाइड करता है इस फॉर्म में अनस्टेबल लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में। अब यहाँ पे ये अनस्टेबल है, तो यहाँ पे अपने जो मोनोमर है एक्रेलामाइड और बिसएक्रेलामाइड इज अ मोनोमर फॉर द पॉलीएक्रेलामाइड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये जो मोनोमर के साथ ये रेडिकल रिएक्ट करेगा और ये जो रेडिकल है मोनोमर में ट्रांसफ़र करेगा। अभी अगेन मोनोमर में ये चैन ट्रांसफ़र अपना चलता ही रहेगा, तो मतलब यहाँ क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड होती रहेगी अपनी। अब यहाँ पे देखिए अगर हम एक्रेलामाइड यूज़ करते हैं सिर्फ, तो जैसे कि हाँ ये जो एक्रेलामाइड है, अगर हम एक्रेलामाइड यूज़ करेंगे तो इसकी एक लॉन्ग चैन बन जाएगी सिर्फ, या मतलब कोई क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड नहीं होगी। और नाउ इन अगर हम बेस एक्रेलामाइड यूज़ करते हैं तो क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि यहाँ ऐसे ऐसे चैन्स प्रोवाइड हो जाती है, ऐसे लॉन्ग चैन्स बन जाएंगी, लेकिन अपने पास पोर्स डेवलप नहीं होंगी। अगर बेस एक्रेलामाइड आएगा तो इसको क्रॉस लिंक कर देगा, ऐसे क्रॉस लिंक कर देगा बेस एक्रेलामाइड। तो मोस्टली बेस एक्रेलामाइड इज a cross linking agent. So this is all about the basic principle about the polyacrylamide gel electrophoresis. अब यहाँ पे जैसे कि पोर साइज किस चीज़ पे डिपेंड करता है मेजरली, पोर साइज यहाँ दो चीज़ पे डिपेंड करता है। केस वन, अगर एक्रेलामाइड की कंसंट्रेशन कम है, जैसे कि एक्रेलामाइड था, लॉन्ग चेन एक्रेलामाइड बनाता है, एक्रेलामाइड की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन बेस एक्रेलामाइड की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। बेस एक्रेलामाइड यहाँ क्रॉस लिंक, यहाँ पे देखो बेस एक्रेलामाइड काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखो काफ़ी छोटे छोटे पोर्स बनेंगे अगर बेस एक्रेलामाइड होगा तो काफ़ी ज़्यादा, इतने छोटे छोटे पोर्स होंगे, तो यहाँ पोर साइज काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होने वाला है। और यहाँ पे देखिए अगर बेस एक्रेलामाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बेस एक्रेलामाइड कम है, जैसे कि ये बेस एक्रेलामाइड है, यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे बेस एक्रेलामाइड कम है, तो यहाँ पोर साइज़ काफ़ी बड़ा होगा, पोर साइज़ काफ़ी बड़ा होगा इस केस में, ठीक है, क्योंकि इतनी क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्रॉस लिंकिंग एजेंट तो अपना बेस एक्रेलामाइड है, तो ये पोर साइज़ अपना काफ़ी लार्ज होगा। मतलब यहाँ अपना लार्ज पोर साइज़ है, तो हम लार्जर प्रोटीन को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ओके। और यहाँ स्मॉल पोर साइज़ है, तो मतलब यहाँ अपना स्मॉलर प्रोटीन को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ओके। हाँ जैसे कि यहाँ अपना ये पोर साइज़ था, जैसे कि अप टू 20% हमें जेल यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ एक बेस एक्रेलामाइड की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, परसेंटेज कम है, ज़्यादा है, मतलब बेस एक्रेलामाइड की परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे, बेस एक्रेलामाइड काफ़ी ज़्यादा है, तो मतलब पोर साइज़ काफ़ी छोटा है, पोर साइज़ काफ़ी छोटा है, तो मतलब इसमें स्मॉलर प्रोटीन्स को इजीली हम सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ बेस एक्रेलामाइड यहाँ काफ़ी कम परसेंटेज में प्रेजेंट है, तो काफ़ी कम परसेंटेज में बेस एक्रेलामाइड प्रेजेंट है, तो पोर साइज़ अपना होगा लार्जर, तो हम लार्जर प्रोटीन को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि 200 kD का प्रोटीन शो कर रखा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोर साइज़। तो यहाँ पे देखिए डीनेचुरेशन फेज़ की बात करेंगे, SDS फेज, इसके हम नेटिव फेज़ की बात करेंगे एंड ब्लू नेटिव फेज़ की बात करेंगे। डीनेचुरेटिंग फेज़ में हम मेनली यहाँ पे देखिए जैसे कि सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, या मेनली हम साइज़ के बेसिस पे सेपरेट करते हैं,
ये काफ़ी अच्छा डिफरेंस है। हम ओनली ऑन द SGS बेस या हम सिर्फ मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे प्रोटीन्स का सेपरेशन करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द SGS डेफिनेशन। अब यहाँ प्रोटीन का हम मॉलिकुलर वेट के बेसिस पे सेपरेट कर रहे हैं, तो प्रोटीन सैंपल कैसे प्रिपेयर करेंगे। इसके हमारे पास प्यूरिफाइड प्रोटीन है। सैंपल बफा मोस्टली ब्लू कलर का होता है, और ये दो कंबाइन करने के बाद सैंपल प्रोटीन सैंपल मिल जाएगा एंड बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। फाइनली हम SGS रन करते हैं, फाइनली वी गेट अ बैंक्स। सैंपल बफर में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ट्रेस HCl, बीटा मरकैप्टा इथेनॉल, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट, ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई, सुक्रोज या ग्लाइसिरॉल। सो वन बाई वन इन कंपोनेंट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। सो कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल बफर, फर्स्टली बीटा मरकैप्टा इथेनॉल, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि डाइसल्फाइड्स बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, मींस डिस्टर्ब करता है टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को। जैसे कि ये अपना एक प्रोटीन है और यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये अपना जैसे इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब प्रोटीन्स के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है। अब जैसे कि ये दो प्रोटीन्स हैं, अब इन दोनों के बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा इसे इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलेंगे। ये अपना इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड और ये इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड, इन दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा एंड फाइनली टर्शियरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द बीटा मरकैप्टा इथेनॉल। नाउ लेट्स मूव टू द SGS। SGS इज नेगेटिवली चार्ज्ड डिटर्जेंट। यहाँ जो SGS होता है दो अमीनो एसिड रेजिड्यू के साथ बाइंड करता है। यहाँ पे देखो जैसे कि ये अपना प्रोटीन है, पूरा प्रोटीन। यहाँ पे जो SGS है इस पॉजिटिव अमीनो एसिड के साथ भी बाइंड किया है, नेगेटिव के साथ भी बाइंड किया है। मतलब एक SGS दो अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड करता है। ये एक डीनेचुरेटिंग एजेंट है। अब यहाँ पे देखो जैसे कि डीनेचुरेटिंग एजेंट का मतलब ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन को ब्रेक करता है। अब यहाँ पे और ये नेगेटिवली चार्ज इम्पार्ट करवा देता है। जैसे कि यहाँ SGS इसके अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड हो जाएगा, तो ये जो नेगेटिव साइज है चार्ज है इनका एक्सपोज हो जाएगा, दोनों साइड होके आके बाइंड होता है, तो नेगेटिवली चार्ज इनका एक्सपोज हो जाएगा। तो जो प्रोटीन जो फोल्डेड कन्फिगरेशन में था, अब जैसे कि देखो ये अपना प्रोटीन है, यहाँ पे एक साइड पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी जगह पॉजिटिव नेगेटिव। और जैसे कि SGS इसके पास आएगा तो ये पूरे प्रोटीन के पास माइनस चार्ज होगा। हमें पता है माइनस माइनस चार्ज रिपेल करते हैं, मतलब ये दोबारा से फोल्डेड कन्फिग्रेशन ऑप्ट नहीं कर सकता। मतलब मेन रोल SGS का ये है, जो फोल्डेड कन्फर्मेशन होते हैं प्रोटीन को वो अनफोल्डेड कन्फर्मेशन में मेंटेन रखता है SGS का नेगेटिव चार्ज। सो मोस्टली रियल SGS का इस केस में होता है। नाउ ब्रोमोफिनॉल ब्लू, मैंने ऊपर बोला था जो सैंपल बफर होता है उसका जो कलर होता है मोस्टली ब्लू होता है। वो ब्लू होता है ब्रोमोफिनॉल ब्लू के कारण। ये एक नेगेटिवली चार्ज ट्रैकिंग डाई है जो इलेक्ट्रोफोरेसिस रन को मॉनिटर करता है। एंड मोस्टली जो pH हम होता है एल्कलीन का वो मोस्टली 3 से ज़्यादा होता है सॉल्यूशन का। 3 से मोस्टली कम शो नहीं करते क्योंकि येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। मोस्टली जो इसका pH हम रखते हैं ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई का मोस्टली मोर देन 3 होता है। ओके, नाउ हाउ ऑल इज अबाउट द ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई। नाउ सुक्रोज एंड ग्लाइसरॉल का क्या रोल होता है यहाँ पे, जो ये मोस्टली डेंसिटी को इंक्रीज करता है सैंपल, और कैसे इंक्रीज करता है अभी आगे देखते हैं, और इजी टू लॉट द सैंपल। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ SGS जेल। नाउ दिस इज आवर मेन टॉपिक ऑफ SGS। यहाँ पे जो SGS है वहाँ पे एक स्टेकिंग जेल है और एक अपना डिसॉल्विंग जेल है।
जो स्टेकिंग जेल है उसकी कंपोजिशन कुछ ऐसी है, एक्रेलेमाइड बिसएक्रेलेमाइड होगा, ट्रिस एचसीएल भी होगा, एसडीएस होगा, एपीएस होगा, टिमिड होगा। अब यहाँ पे देखो जो रिजॉल्विंग जेल है उसमें भी सेम सब कुछ है, एक्रेलेमाइड है, बिसएक्रेलेमाइड है, ट्रिस एचसीएल है, एसडीएस है, एपीएस है, टिमिड है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ एसडीएस है टिमिड, एसडीएस टिमिड, ये दोनों में कॉमन चीज़ है। इनके रोल्स को हमने ऊपर सब कुछ देख चुका है। अब हमें मेनली देखना है एक्रेलेमाइड, इन दोनों की कंसंट्रेशन काफ़ी वेरी करती है। चलो हम फर्स्ट डील करते हैं स्टेकिंग जेल के बारे में। ओके, जैसे कि हम स्टेकिंग जेल में वो भी कंसंट्रेशन ऑफ एक्रेलेमाइड और बेस एक्रेलेमाइड। ओके, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ एक्रेलेमाइड। स्टेकिंग जेल में मोस्टली जेल लो होता है कंसंट्रेशन एक्रेलेमाइड की। क्यों होती है? क्योंकि लार्ज पोर साइज होगा अगर कंसंट्रेशन लो है। अब जैसे कि एक्रेलेमाइड कम है, जो पोर साइज होगा यहाँ पे काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा होगा यहाँ पोर साइज। ओके, तो मतलब जैसे कि हम यहाँ स्मॉल साइज़ का प्रोटीन हो या लार्ज साइज़ का प्रोटीन हो, या हम लोड कर रहे हैं, तो वो जो लार्ज पोर साइज़ है वो इजीली यहाँ तक पहुँच सकता है, स्टेकिंग जेल के यहाँ तक। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ तो स्टेक हो रहा है जेल और यहाँ रिजॉल्व होगा, मतलब मेन रिजोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट होगी। अब जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे कि हम रेस करने से पहले सब जो रेसर्स होते हैं एक सेम पोजीशन पे होते हैं, उनको सब एक सेम पोजीशन पे होना चाहिए, और यहाँ पे इस लाइन से आगे मेनली अपनी रेस स्टार्ट होती है। ओके, मतलब यहाँ पे अपना मेन रिजोल्यूशन स्टार्ट होगा यहाँ से, इस लाइन के बाद से, और यहाँ पे तो मतलब सब एक इक्वल लाइन पे होने चाहिए। इसलिए यहाँ पे स्टेकिंग जेल का जो कंसंट्रेशन हम यूज़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा लो होती है एक्रेलेमाइड और बेस एक्रेलेमाइड की कंसंट्रेशन, क्योंकि लार्ज पोर साइज़ होगा। लार्ज पोर साइज़ है तो जो स्मॉल साइज़ का प्रोटीन है, लार्ज साइज़ का प्रोटीन है, इस लाइन तक पहुँच जाएगा, तो देन फाइनली अपनी मेन रिजोल्यूशन स्टार्ट होगी इसके बाद। ओके, मोस्टली इन केस ऑफ स्टेकिंग जेल हम 5 to 4% एक्रेलेमाइड यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ रिजॉल्विंग जेल हम लोग मोस्टली 18%, 10%, मोस्टली जो हमें अकॉर्डिंगली अपना हम किस टाइप के प्रोटीन को सेपरेट करना चाहते हैं। अगर हम लार्जर प्रोटीन को सेपरेट करना चाहते हैं हम 10% यूज़ करेंगे, स्मॉलर को यूज़ करना चाहते हैं तो हम 18%। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पीएच। अब जैसे कि हमने फर्स्ट क्राइटेरिया यहाँ पे इसका था एक्रेलेमाइड बेस एक्रेलेमाइड का, सेकंड क्राइटेरिया होना ट्रेस एचसीएल का है। ट्रेस एचसीएल का पीएच एक में 6.8 है और एक का 8.8। ओके, अब यहाँ पीएच का हम देखने वाले हैं क्या रोल है। हमने देखा कि स्टेकिंग जेल में 6.8 है और यहाँ पे रिजॉल्विंग जेल में 8.8 है। ओके, ये डायग्राम अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। ओके, स्टेकिंग जेल में मोस्टली देखिए 6.8 हमने पीएच यहाँ दे रखा है ना, 6.8 पीएच है यहाँ पे मोस्टली, और रिजॉल्विंग जेल में 8.8 है। ओके, ऐसा क्यों होता है? जब ना जो एसटीएस बफर है हम उसमें मोस्टली ग्लाइसिन यूज़ करते हैं और क्लोराइड। क्लोराइड कहाँ से आ गया? जो एचसीएल था ट्रिस एचसीएल उसका क्लोराइड है। ओके, तो ग्लाइसिन यूज़ करते हैं। हमें पता है ग्लाइसिन डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट चार्जेस शो करता है। ओके, मतलब ये एनायनिक चार्ज शो कर सकता है, कैटायनिक भी शो कर सकता है और स्विट्रायनिक भी शो कर सकता है। ओके, लेकिन जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है ग्लाइसिन का मोस्टली 6.7 है। ओके, ग्लाइसिन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 6.7 है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ जो पीएच है और जो फर्स्ट केस में 6.8 कंसिडर कर रहे हैं, और इस केस में हम पीएच और पीआई इक्वल वैल्यू है, तो जुपिटर आयनिक फॉर्म है यहाँ पे, मतलब जो ग्लाइसिन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ओके, इन केस ऑफ दिस मतलब ग्लाइसिन पे अपना यहाँ 0 चार्ज है, 0 चार्ज। ओके, तो यहाँ पे ग्लाइसिन सबसे पीछे पीछे मूव करेगा। क्लोराइड का एक तो यहाँ लो मोलिकुलर वेट है और उसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो वो आगे मूव करेगा सबसे आगे।
प्रोटीन के साथ एस अटैच है। एस क्या करता है, नेगेटिवली चार्ज इम्पार्ट करता है प्रोटीन पे। ओके, तो इसका लार्ज मॉलिक्यूलर वेट है तो क्लोराइड के पीछे मूव करेगा, और यहाँ ग्लाइसिन सबसे पीछे मूव कर। ऐसा क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि ग्लाइसिन पता है जो प्रोटीन और एस होता है उसके पीछे पीछे मूव करता है, क्योंकि जैसे कि हमने सैंपल लोड किया, यहाँ हमने इस रेड कलर का सैंपल लोड कर रखा है। अब ये इस बात को कंफर्म करता है कि जैसे कि हमने सैंपल लोड किया है कि ये जो सैंपल है हमारी दूसरी वेल्स में ना चला जाए, मतलब एक ही वेल में ये स्टिर रहे, ये नहीं कि दूसरी वेल में माइग्रेट कर गया है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए ये इसके पीछे पीछे मूव करता है ग्लाइसिन। ओके, नाउ अब यहाँ पे 8.8 pH की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने pI वैल्यू 6.7 कंसिडर करी, यहाँ पे मतलब pH 8.8 है, मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा ग्लाइसिन के ऊपर भी। ओके, ये ग्लाइसिन हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, ग्लाइसिन के पास हो गया माइनस चार्ज, और हमें पता है प्रोटीन और एस से कम मॉलिक्यूलर वेट होता है ग्लाइसिन का। ठीक है, तो ग्लाइसिन इस प्रोटीन एस से पहले मूव करेगा, मतलब पहले क्लोराइड मूव करेगा उससे ग्लाइसिन, और यहाँ एस और ये प्रोटीन का ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे सेपरेट हो रखा है, रिजॉल्व हो रखा है। ओके, और यहाँ पे जैसे कि देखिए ये जो अपना ये जो सेकंड केस है ये वाला, ये अपना लेडर है जो नॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा। अब जैसे कि रिजॉल्व हो गया ये यहाँ पे अकॉर्डिंगली हम इसे लेडर से मैच करेंगे, जैसे कि यहाँ रिजॉल्व हुआ है, मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 kD के आसपास है जो अपना प्रोटीन सेपरेट हुआ है यहाँ पे इस बैंड के अकॉर्डिंगली 100 kD के अकॉर्डिंगली इसका वेट है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेटिव फेज। नेटिव फेज जो होता है नॉन डीनेचुरेटिंग, अब नाम से ही पता चल रहा है नॉन डीनेचुरेटिंग है। ओके, मतलब नॉन डीनेचुरेटिंग है, मतलब यहाँ हम एस का कोई रोल शो नहीं करेंगे, एस यहाँ नहीं होगा, माइनस एस। ओके, मतलब इसमें नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस इंटैक्ट रहेगी और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी इंटरेक्ट रहेंगे, मतलब इसमें बीटा मरकैप्टोइथेनॉल का भी हम यूज़ नहीं करने वाले, है ना। दोनों में से किसी का भी रोल हम इसमें शो नहीं करेंगे। अब लेकिन यहाँ पे देखिए हमने जो एस था उसमें हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे मोस्टली हम साइज़ के बेसिस पे हमने डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, या मॉलिक्यूलर वेट या साइज़ के बेसिस पे हमने उसे डिस्टिंक्ट किया था, सेपरेट किया था। अब इस केस में हम मोस्टली चार्ज, शेप, साइज़ के बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं। जैसे कि हम नेटिव बोला, मतलब कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे एस ना मरकैप्टोइथेनॉल, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब चार्ज तो है इसके पास। ओके, अब शेप, जैसे कि शेप देखो फाइब्रस भी हो सकती है, फाइब्रस और ग्लोबुलर शेप भी हो सकती है प्रोटीन की, उससे हम कुछ नहीं देख रहे। शेप भी हो सकती है, साइज़ के बेस से सेपरेट हो सकता है, उस प्रोटीन का कितना भी मॉलिक्यूलर वेट हो उसको हम सेपरेट कर लेंगे नेटिव फेज से। ओके, अब यहाँ पे देखो जैसे कि प्रोटीन्स कुछ पॉइंट्स से नोट डाउन है। मोस्ट प्रोटीन्स आर चार्ज एट एनी pH, मतलब मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स चार्ज होते हैं एल्कलाइन बफर में नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखो जिस प्रोटीन के पास जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा रन करेगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो हमें पता है जैसे कि इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के, पर जिसके पास जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है तो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफोबिक मोबिलिटी शो करेगा, उतना ज़्यादा रन करेगा। तो हाइयर द नेगेटिव चार्ज हाइयर द माइग्रेशन। ओके, जो अब यहाँ पे जो पोरस नेचर ऑफ जेल मैट्रिक्स क्रिएट सीविंग इफेक्ट। ओके, ये भी सही है। रिजॉल्व प्रोटीन्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर वेट को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसका हम मेनली देखेंगे आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, उसमें ये पॉइंट आराम से समझ आएगा। हम ब्लू नेटिव फेज की बात करते हैं। ब्लू नेटिव फेज में हम मोस्टली आइसोलेट ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप के बेस पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखो यहाँ डिस्टिंक्शन हमें करना होगा यहाँ पे जैसे कि
यहाँ SDS पेज में हमने मोस्टली साइज़ के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया था। ओके, और अब जैसे ये जब हमने नेटिव फेस के बारे में बात करी थी तो हमने वहाँ पे चार्ज, शेप एंड साइज़ के बेस डिफ्रेंशिएट किया, और लेकिन हम यहाँ पे साइज़ एंड शेप के बेस डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, यहाँ मोस्टली सेपरेट करते हैं मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को। ओके, हम कैसे डील करते हैं, हम नंबर ऑफ प्रोटीन्स इन मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं, साइज ऑफ प्रोटीन्स डिफरेंट डिटरमाइन कर सकते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ प्रोटीन्स, और एनायनिक डाई को कोम्सन ब्लू स्टेंट यूज़ करते हैं। कोम्सन ब्लू स्टेनिंग जैसे हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि ये प्रोटीन है, इसमें अलग अलग टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट है, काफ़ी अलग प्रोटीन्स हैं। जैसे कि एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, हम इसको मेनली सेपरेट करते हैं थ्रू ब्लू नेटिव फेज, लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को। ओके, अब नाउ इन केस ऑफ द जंप इनटू आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग, यहाँ हम प्रोटीन्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब जैसे कि एक प्रोटीन है हमारे पास, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6 है। ओके, अगर हम उसे pH 3 के एक बफर में डालते हैं तो उसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर हम 9 के pH में डालेंगे तो नेट नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, ये अब यहाँ पे देखो, यहाँ आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके यहाँ pH है 3, 4, 5 तो 10 तक यहाँ pH शो कर रहे हैं। ये अपना एनोड है, वोल्टेज एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई कर रखी है वोल्टेज हमने। अब जैसे कि हमने प्रोटीन सैंपल लोड किया है यहाँ पे, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वैल्यू कुछ अराउंड 6 है, तो pH 6 के अराउंड यहाँ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सेटल डाउन हो जाएंगे। अब जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अब जिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तब वो कैथोड के साइड मूव करने लग जाएंगे, और जिन प्रोटीन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो एनोड के साइड मूव करेंगे। ये जब तक मूव करेंगे जब तक ये अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तक रीच नहीं हो सकते। ओके, जब तक अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तक रीच नहीं हो जाते। ओके, अब जैसे कि इस प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4 है और इस प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 5 है। ओके, और इस प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 9 है। ओके, अब इस केस में जैसे कि देखो, जैसे कि एक प्रोटीन A है और एक प्रोटीन अपना B है। ओके, अब इन दोनों प्रोटीन का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो तो सेम है। जैसे कि इन दोनों प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, चलो हम एज्यूम कर लेते हैं 4 है। ओके, दोनों प्रोटीन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 4, लेकिन ये दोनों प्रोटीन्स डिफरेंट है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? ये तो एक ही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4 पे सब कुछ सारे प्रोटीन्स आ गए अपने A और B, तो अब इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिस पे। ओके, अब देखो कैसे करते हैं। उस जैसे कि टू डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के केस में ये कॉम्बिनेशन होता है आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग और SDS पेज का। ओके, अब यहाँ 2 डायमेंशन है। फर्स्ट डायमेंशन में हम ऑन द बेसिस ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जैसे कि हमने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किया। ये अपनी जेल स्ट्रिप है, ये हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमने पहले आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बेसिस पे ये हमने सेपरेट कर लिया है अपने प्रोटीन्स। ओके, सेकेंड डायमेंशन में हम SDS पेज परफॉर्म करेंगे। ओके, जेल स्ट्रिप हमने कट करी और SDS पेज के ऊपर यहाँ रख दिया। ओके, और यहाँ पे ये देखिए, अब जैसे कि यहाँ ये 2 प्रोटीन्स है। इस केस में देखो, जैसे कि ये जो अपने जेल स्ट्रिप है, या जैसे कि हमने 4 कंसीडर करा था, 4 में हमने कंसीडर किए थे A और B, 2 प्रोटीन्स हैं, उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4 है। ओके, अब जैसे ही हमने SDS में रन करवाया, यहाँ पे देखिए हमें 2 बैंड्स मिल रहे हैं, मतलब एक बैंड ये प्रोटीन A का है और एक बैंड यहाँ प्रोटीन B का है। ओके, दोनों का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4 है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। एक का जैसे कि हम 20 kD कंसिडर कर लेते हैं, दूसरे का 40 kD कंसिडर कर लेते हैं। ओके,
So this is all about the two-dimensional gel electrophoresis. Now let's talk about the gel staining. Now there are two types of staining: Comesium blue staining, silver staining. मोस्टली हम लेबोरेटरी में कोमेसियम ब्लू स्टेनिंग यूज़ करते हैं. ओके ये मोस्टली रेडिश ब्राउन को ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है और ये डिटेक्ट करता है 0.1 ग्राम माइक्रोग्राम टू 0.5 माइक्रोग्राम प्रोटीन. ये बेसिकली बेसिक अमीनो एसिड्स, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स के साथ इंटरेक्ट करता है थ्रू नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस. इन केस ऑफ सिल्वर स्टेनिंग ये मोस्टली 100 times more sensitive होता है. Comesium blue staining gives blue black color and it detects 0.5 नैनोग्राम ऑफ प्रोटीन. ये जो मोस्टली जो सिल्वर आयंस के साथ बाइंड करता है ये कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइडाजोल रिंग जो हिस्टिडीन में प्रेजेंट है, सल्फाइड्रल रिंग जो सिस्टीन में प्रेजेंट होता है अमाइन ग्रुप्स के साथ. अब यहाँ पे जो जेल स्टेन्ड है, यहाँ पे कोमेसियम ब्लू स्टेनिंग, यहाँ पे एक स्टेनिंग सोल्यूशन यूज़ होता है और एक डी स्टेनिंग सोल्यूशन यूज़ होता है. स्टेनिंग सोल्यूशन में हम 50% मिथेनॉल, 10% एसिटिक एसिड एंड 40% वाटर यूज़ करते हैं. 0.2% उसमें कोमेसियम ब्लू स्टेन डालते हैं. ओके नाउ इन केस ये अपना स्टेनिंग सोल्यूशन, डी स्टेन भी करना होगा अपने को. ओके डी स्टेनिंग के लिए हम 50% मिथेनॉल, 10% एसिटिक एसिड, 40% इस वाटर यूज़ करते हैं इस केस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द electrophoresis. So in case of here today we have learned about moving boundary electrophoresis, zone electrophoresis, paper electrophoresis, gel electrophoresis, phase, denaturating phase, native phase, blue native phase, isoelectric focusing and two-dimensional gel electrophoresis. And in our next part I will tell about the agarose gel electrophoresis, pulse field electrophoresis, capillary gel electrophoresis.